नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी होंगे ब्लैक बॉक्स। विकलांग बन रहे समाज के मददगार, ऐसे मिला एयर इंडिया को अपना नाम। 98 साल की दादी जब स्कूल जाती है। वैज्ञानिकों की जगह ले ली जानवरों ने। अब प्लेन की तरह ट्रेन में भी होगा ब्लैक बॉक्स। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। देश में अब ट्रेनों में भी हवाई जहाज की तरह ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल होगा। जांचकर्ताओं के लिए दुर्घटनाओं का पता लगाना और चालक दल के कार्यों का आकलन करना सुगम बनाने के लिए जल्द ही ट्रेनों में वॉइस रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स होगा। रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल ने लोको कैब वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस इंजन में लगाने का फैसला कर लिया है। यह सिस्टम विकास के क्रम में है। इंजन में लगे वीडियो वॉइस रिकॉर्डर सिस्टम से जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होंगे, जो कि उनको हादसे के कारणों के लिए जिम्मेदार घटनाओं के तार जोड़ने में मदद करेंगे। साथ ही इससे संचालन संबंधी समन्वयों और चालक दलों की निष्पादन समेत मानवीय कारकों के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। शारीरिक अक्षमता को मात दे रहे हैं ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स। वे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ईगल स्पेशली एबल्ड राइडर्स एक ऐसे सक्रिय लोगों का समूह है जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद जरूरत के समय समाज की सहायता करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। ये लोग देश भर में अपनी रेट्रोफिटेड स्कूटरों पर सवार होकर महिला सशक्तिकरण से लेकर समावेश और विकलांगों के लिए शिक्षा की अहमियत का संदेश फैला रहे हैं। क्योंकि हम एक बेगर नहीं बनना चाहते कि हम भिखारी हैं और हमें कोई सिंपैथी दिखाए। हम ये बनना चाहते हैं कि हम खुद सक्षम है, दूसरों को भी लेकर के हम सक्षमता दिखाएं, उनको परिवार उनका पाल सके, अपना परिवार पाले और उनके लिए हम कुछ मदद कर सके उनकी। कोरोना काल में दिव्यांग लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी, जो मुश्किल से अपने घर संभाल रहे थे। ऐसे में कई लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। उनकी मदद करने के लिए इन्होंने अपने जैसे लोगों का समूह बनाया और अब तक कई लोगों तक अपनी मदद पहुंचा चुके हैं। भारत की मशहूर और पसंदीदा विमान कंपनी एयर इंडिया हाल ही में सुर्खियां बटोर रही थी। इस कंपनी को उसका नाम किसने दिया, आइए देखते हैं। 1946 में एक दिलचस्प तरीके से एयर इंडिया को उसका नाम मिला। टाटा समूह के वायरल ट्वीट पर इसके पीछे की कहानी का खुलासा हुआ। इस ट्वीट में बताया गया कि कैसे कर्मचारियों ने उस समय भारत के राष्ट्रीय वाहक के लिए एक नाम को अंतिम रूप देने में मदद की थी। एयर इंडिया देश के सबसे शुरुआती और सबसे भरोसेमंद एयरलाइनों में से एक रही है। वर्ष 1947 में टाटा एयरलाइंस ने टाटा सन्स के एक डिवीजन से एक अलग कंपनी के रूप में विस्तार करने का फैसला कर लिया। क्योंकि यह भारत की पहली एयरलाइन कंपनी होती, इसलिए इसे एक नाम दिया जाना था जिसे सावधानी पूर्वक निर्णय के बाद चुना जाना था। इस कंपनी के लिए नामों के 4 पर्याय थे: इंडियन एयरलाइंस, पैन इंडियन एयरलाइंस, ट्रांस इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। टाटा संगठन के प्रमुख ने सोचा कि इस नाम का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए और टाटा कर्मचारियों के बीच वोटिंग पेपर वितरित किए गए ताकि उनके विचारों का पता लगाया जा सके। मतदाताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी पहली और दूसरी पसंद के नाम बताएं। पहली वोट गणना में एयर इंडिया के लिए सबसे अधिक वोट और इंडियन एयरलाइंस के लिए दूसरे सबसे अधिक वोट का पता चला। अंतिम गणना में एयर इंडिया के नाम के लिए कुल 72 वोट मिले, जबकि 58 वोट इंडियन एयरलाइंस के पक्ष में थे। जनमत के अनुसार भारत के राष्ट्रीय वाहक को एयर इंडिया नाम दिया गया। टाटा समूह ने 1932 में इस एयरलाइंस की स्थापना की थी। कंपनी को सरकार ने वर्ष 1953 में अपने कब्जे में ले लिया था। जनवरी 2022 में एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर टाटा समूह को फिर से सौंप दिया गया। घर के बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए एक दादी 98 साल की उम्र में फिर से स्कूल पहुंची। सुनते हैं ये पूरी खबर।
ग्रामीण केन्या की रिफ्ट वैली में एक स्कूल की कक्षा में प्रिसिला सितनेई, जो कुछ दिनों में 99 वर्ष की हो जाएंगी, अन्य विद्यार्थियों के साथ नोट्स ले रही थी। बाकी विद्यार्थी उससे 8 दशक से अधिक छोटे थे। स्कूल की वर्दी पहने उस दादी ने कहा कि वह अपने पोते पोतियों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने और नए भविष्य की राह दिखाने के लिए स्कूल की कक्षा में वापस गई। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूंगी क्योंकि मैं एक दाई हुआ करती थी। यह कहते हुए उसने बताया कि उसके बच्चे उसके इस फैसले का समर्थन कर रहे थे। पूर्व अफ्रीका की सरकार ने 2003 में प्राथमिक स्कूली शिक्षा की लागत पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया, जिससे समाज के कुछ बुजुर्ग सदस्य अपनी शिक्षा के अधूरे रहे सपने को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जहां कभी वैज्ञानिक संशोधन किया करते थे, वहां अब ध्रुवीय भालू और अन्य जानवर रहने लगे हैं। ये सब कहां और कैसे हुआ, आइए देखते हैं। करीब 30 साल पहले लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया था और अब वैज्ञानिकों की जगह वन्य जीवों ने ले ली है। चुक्ची सागर में कोल्यूचिन द्वीप पर एक परित्यक्त मौसम विज्ञान केंद्र जिज्ञासु ध्रुवीय भालुओं का घर और खेलने का मैदान बन गया है। कोल्यूचिन द्वीप रूस के उत्तर पूर्व में चुकोटका में स्थित है। निकटतम बस्ती पानी से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, लेकिन साल में लगभग 9 महीने द्वीप के चारों ओर का समुद्र बर्फ से ढका रहता है। कोल्यूचिन द्वीप पर कोई आवासीय बस्तियां नहीं है। 1934 में सोवियत वैज्ञानिकों ने यहाँ उत्तरी समुद्र मार्ग का एक पोलर स्टेशन बनाया था। उन्होंने यहाँ 1992 तक काम किया, उसके बाद इसे बंद कर दिया था और उन्होंने द्वीप को छोड़ दिया। स्टेशन के बंद होने के बाद जानवरों और पक्षियों ने अपने प्राकृतिक आवास को पुनः प्राप्त कर लिया। ध्रुवीय भालुओं के अलावा वॉलरस और विभिन्न प्रकार की आर्कटिक पक्षी प्रजातियां भी आजकल वहां रहती हैं। इसी के साथ न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।